देश की सीमाओं पर खड़े होकर जो जवान अपनी जवानी देश के नाम कर देते हैं, क्या रिटायर होने के बाद उनका हक उनको मिलता है? क्या सरकार द्वारा घोषित आरक्षण वास्तव में लागू होता है या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाता है? आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों पूर्व सैनिकों की आवाज़ है। यह कहानी है आरटीआई, सरकारी दस्तावेजों, मंत्रालयों और एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण क्यों? भारत में हर वर्ष हजारों सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें से अधिकांश की उम्र 35 से 42 के बीच होती है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, अब आगे क्या? इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है सरकारी विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपकरणों में आरक्षण। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों को भर्ती में प्राथमिकता आरक्षण दिया जाए ताकि वे सम्मानपूर्वक दूसरा करियर शुरू कर सकें। फिर विवाद कैसे शुरू हुआ? साल 2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी यानी NICL ने लगभग 2600 असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली। नियमों के अनुसार लगभग 14.5% सैनिकों के लिए आरक्षित थे। इसका मतलब था कि सैकड़ों पूर्व सैनिकों का चयन होना चाहिए था। लेकिन आरटीआई से जो जानकारी सामने आई उससे कई सवाल खड़े कर दिए। दस्तावेजों के अनुसार आरक्षित पदों के मुकाबले बहुत कम पूर्व सैनिकों का चयन हुआ। दिल्ली सहित के स्थानों पर भी अपेक्षित संख्या में चयन नहीं हुआ। यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी प्रशासनिक लड़ाई। एक पूर्व सैनिक मनोज कुमार ने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने लगातार आरटीआई आवेदन दायर किए, NICL से जानकारी मांगी, पहली अपील की, फिर दूसरी जानकारी मांगी। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और अन्य मंत्रालयों में विस्तृत शिकायत भेजी। उनका आरोप था कि सरकार की आरक्षण नीति का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने अपने पत्र में सरकारी आदेशों, DOPT के नियमों का भी उल्लेख किया। आरटीआई ने क्या बताया? आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर मनोज कुमार ने दावा किया कि आरक्षित पदों के अनुरूप चयन नहीं हुआ। कई स्थानों पर पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को उचित लाभ नहीं मिला। चयन प्रक्रिया में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इन दस्तावेजों के साथ उन्होंने संबंधित मंत्रालयों से हस्तक्षेप की मांग की। मामला रक्षा मंत्रालय तक पहुंचा। जब लगातार शिकायतें और दस्तावेज मंत्रालय पहुंचे तब रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पूरे मामले पर ध्यान दिया। कुछ ही समय बाद एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य संस्थानों से पूर्व सैनिक आरक्षण के क्रियान्वयन की जानकारी नियमित रूप से भेजने को कहा गया है। यानी पहली बार पूरे देश में आरक्षण लागू होने की निगरानी की व्यवस्था शुरू की गई। लेकिन क्या इससे समस्या खत्म हो गई? क्या पूर्व सैनिकों को उनका पूरा अधिकार मिल गया या यह संघर्ष अभी जारी है? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। इंडिया अपडेट 24 के लिए मैं हूं संजय कुमार। नमस्कार। जब किसी नागरिक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो लोकतंत्र उसे आवाज उठाने का अधिकार देता है। लेकिन जब यह आवाज एक पूर्व सैनिक की हो जिसने वर्षों तक देश की सेवा की हो तो उसकी उम्मीद होती है कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। मनोज कुमार ने भी यही किया। उन्होंने केवल एक शिकायत नहीं भेजी बल्कि पूरे मामले को तथ्यों और सरकारी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया। उनके पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदु थे। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं, आरक्षित सीटों के उपयोग पर सवाल, आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों का उल्लेख, सरकार के आदेशों का हवाला और संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग। यह केवल व्यक्तिगत चयन का मामला नहीं था। यह सवाल था क्या सरकार की घोषित नीति वास्तव में लागू हो रही है? आरटीआई बना सबसे बड़ा अधिकार। भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड देखने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी कानून का उपयोग करते हुए संबंधित भर्ती से जुड़ी जानकारी मांगी गई। इन दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया कि कई आरक्षित पद अपेक्षित तरीके से नहीं भरे गए। इसके बाद प्रथम अपील भी की गई। जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला तब उच्च अधिकारियों को भी पूरा मामला भेजा गया। यही आरटीआई आगे चलकर पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना। रक्षा मंत्रालय तक पहुंची आवाज। अब मामला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं था, यह पूर्व सैनिकों के लिए अधिकारों का विषय बन चुका था। इसलिए शिकायत की प्रतियां भेजी गई रक्षा मंत्री को, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को, महानिदेशक पुनर्वास, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट को, वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग को। पत्र में अनुरोध किया गया कि पूरे मामले की जांच की जाए और यदि कहीं नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उचित कार्रवाई की जाए। सरकार की प्रतिक्रिया कुछ समय बाद रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस पत्र का उद्देश्य किसी एक भर्ती की जांच करना नहीं था बल्कि पूरे देश में यह सुनिश्चित करना था जहां भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है वहां उनकी निगरानी भी हो। इस आदेश में सभी मंत्रालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थानों से नियमित जानकारी भेजने के लिए निर्देश दिए गए। यानी पहली बार एक व्यवस्थित मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट जब मामला मीडिया तक पहुंचा तो राष्ट्रीय समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने भी इस विषय को प्रमुखता से प्रकाशित किया। समाचार का मुख्य संदेश यह था कि पूर्व सैनिक आरक्षण की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों पर कार्रवाई होने में काफी समय लगा।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सरकार ने विभिन्न विभागों से आरक्षण लागू करने की स्थिति जानकारी मांगी। इससे स्पष्ट हुआ कि यह मुद्दा केवल एक भर्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे तंत्र में नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल बैकग्राउंड, यदि सरकार की कोई नीति बनाती है लेकिन उसका पालन सही ढंग से नहीं होता तो सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? इस मामले में सवाल यही था, क्या पूर्व सैनिकों को उनका वैधानिक अधिकार पूरी तरह मिल रहा है? क्या हर विभाग समान रूप से नियमों का पालन कर रहा है? क्या निगरानी की व्यवस्था पहले से पर्याप्त थी? इन प्रश्नों ने पूरे विषय को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। एक पूर्व सैनिक की लगातार आरटीआई शिकायतों और दस्तावेजों ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जिसने सरकारी तंत्र को अपनी प्रक्रियाओं पर फिर से नजर डालने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या इसके बाद जमीनी स्तर पर बदलाव आया? क्या आने वाली भर्तियों में स्थिति सुधरी? और आज पूर्व सैनिकों के अधिकारों की वास्तविक स्थिति क्या है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले भाग में। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया अपडेट 24। मैं हूं संजय कुमार, नमस्कार। पूर्व सैनिक आरक्षण नियम क्या कहते हैं? किसी भी विवाद को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि कानून क्या कहता है। आखिर पूर्व सैनिकों को आरक्षण क्यों दिया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने वर्षों पहले यह महसूस किया कि सेना से सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को दूसरी नौकरी पाने में कठिनाई होती है। अधिकतर सैनिक 35 से 45 वर्ष की आयु में सेवा से बाहर आते हैं। इस उम्र में उनके पास परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन नागरिक क्षेत्र का अनुभव सीमित होता है। इसलिए सरकार ने पुनर्वास रीसेटलमेंट की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य था जो सैनिक देश की रक्षा कर चुके हैं उन्हें सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले। आरक्षण की व्यवस्था कैसे काम करती है? सरकार ने अलग अलग विभागों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इनमें शामिल हैं केंद्रीय सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, PSUs, राष्ट्रीयकृत बैंक, कुछ अन्य सरकारी संस्थान। सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित प्रतिशत के पद आरक्षित रखे जाते हैं, लेकिन केवल सीटें आरक्षित करना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह भी है कि भर्ती प्रक्रिया में इन नियमों का सही पालन हो। यहीं से निगरानी की आवश्यकता पैदा होती है। DOPT की भूमिका, भर्ती और आरक्षण से जुड़े अधिकांश नियम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ DOPT जारी करता है। यही विभाग यह तय करता है कि आरक्षण कैसे लागू होता है, कैसे लागू होगा, मेरिट सूची कैसे बनेगी, विभिन्न श्रेणियों का समायोजन कैसे होगा, और यदि कोई पद खाली रह जाए तो उसके नियम क्या होंगे। यही आदेश बाद में अलग अलग विभागों और संस्थानों द्वारा लागू किए जाते हैं। विवाद क्यों पैदा होते हैं? हर भर्ती प्रक्रिया में हजारों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लिखित परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, दस्तावेजों की जांच होती है, मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन यदि किसी उम्मीदवार या समूह को लगता है कि नियमों का सही पालन नहीं हुआ, विवाद पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में RTI के माध्यम से जानकारी ली जाती है, संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, आवश्यक होने पर अपील या न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी तरह इस मामले में भी शिकायतें और RTI के माध्यम से मुद्दा उठाया गया। निगरानी की जरूरत क्यों पड़ी? यदि अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से नियम लागू करें तो असमानता पैदा हो सकती है, इसलिए निगरानी आवश्यक होती है। दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों से आरक्षण के क्रियान्वयन की नियमित जानकारी मांगने की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य था नीति का सही पालन सुनिश्चित करना। यदि कहीं कमी हो तो उसे सुधारा जाए और भविष्य की भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका, लोकतंत्र केवल सरकार से नहीं चलता, नागरिक भी उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी नीति का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा तो वह सूचना का अधिकार का उपयोग कर सकता है, RTI डाल सकता है, संबंधित विभाग को शिकायत भेज सकता है, अपील कर सकता है और आवश्यक होने पर न्यायालय का भी सहारा ले सकता है। यह अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है। एक शिकायत, कई RTI आवेदन, सरकारी पत्राचार और मीडिया रिपोर्ट, इन सब ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या पूर्व सैनिकों के लिए बनाई गई नीतियां जमीन पर पूरी तरह से लागू हो रही हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, क्या इसके बाद बदलाव आया और आज पूर्व सैनिकों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इन सवालों के जवाब मिलेंगे भाग 4 में, जहां हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे के बाद क्या परिवर्तन हुए, एक्सपर्ट की राय क्या रही और भविष्य के लिए क्या सीख निकलती है। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया अपडेट 24। मैं हूं संजय कुमार, नमस्कार। क्या एक व्यक्ति सिस्टम बदल सकता है? इतिहास गवाह है कि कई बड़े बदलाव किसी सरकार ने नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक की पहल से शुरू हुए हैं। कभी एक याचिका, कभी एक RTI तो कभी एक पत्र, और यही छोटी शुरुआत बड़े परिवर्तन का कारण बन जाती है। इस कहानी में भी यही हुआ। एक पूर्व सैनिक ने सवाल पूछा, उसने दस्तावेज जुटाए, नियम पढ़े,
सरकारी आदेशों का अध्ययन किया, आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और फिर उन तथ्यों को संबंधित मंत्रालयों के सामने रखा। यह केवल व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी, यह उस व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास था जिसके माध्यम से लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ मिलना चाहिए। मीडिया की भूमिका। जब कोई विषय सार्वजनिक महत्व का होता है तो मीडिया उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस मामले में भी राष्ट्रीय समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने पूर्व सैनिकों के आरक्षण की निगरानी से जुड़ी खबर प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी सामने आई कि सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों से आरक्षण के क्रियान्वयन का नियमित विवरण मांगना शुरू किया। इससे यह संदेश गया कि केवल नीति बनाना पर्याप्त नहीं है, उसके पालन की समीक्षा भी आवश्यक। पूर्व सैनिकों के सामने वास्तविक चुनौतियां। देश की रक्षा करने वाले सैनिक जब सेवा से निवृत्त होते हैं तो उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी होती हैं। नई नौकरी की तलाश, परिवार की जिम्मेदारियां, नागरिक क्षेत्र के अनुसार नए कौशल सीखना, बढ़ती कंपटीशन। इसलिए सरकार ने पुनर्वास योजनाएं बनाई है, लेकिन किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका सही और पारदर्शी तरीके से पालन हो। क्या निगरानी से सुधार संभव है? यदि किसी विभाग से नियमित रिपोर्ट ली जाए, यदि आरक्षित पदों का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो, यदि समय समय पर समीक्षा की जाए तो नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि समय समय पर सरकार विभिन्न विभागों से भी जानकारी मांगती है ताकि यह देखा जा सके कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। भविष्य के लिए सीख। इस पूरे घटनाक्रम से 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, सरकारी नीति तभी सफल होती है जब उसका सही तरीके से पालन हो। दूसरी सीख, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके माध्यम से नागरिक सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं। तीसरी सीख, संवाद, दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। एक्सपर्ट की राय, यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में किसी उम्मीदवार या समूह को नियमों के पालन पर संदेह हो तो उचित प्रक्रिया यह है कि पहले संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त की जाए, उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया जाए, आवश्यक होने पर आरटीआई का उपयोग किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो वैधानिक अपील या न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए। इससे विवाद का समाधान तथ्यों और कानून के आधार पर हो सकता है। देश की सेवा करने वाले हर सैनिक का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि उन नीतियों के सही क्रियान्वयन से भी होता है जो उनके पुनर्वास के लिए बनाई गई है। यह कहानी केवल एक शिकायत की नहीं बल्कि जागरूकता, पारदर्शिता और जवाबदेही की भी है। अगले भाग में हम इस पूरी कहानी का निष्कर्ष, आज की स्थिति और दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएंगे। देखते रहिए इंडिया अपडेट 24। मैं हूं संजय कुमार, नमस्कार। देश की सेवा का सम्मान। जब कोई जवान सेना की वर्दी पहनता है तो वह केवल एक नौकरी नहीं करता, वह अपने परिवार, अपने सपनों और कभी कभी अपनी जान तक को देश के नाम समर्पित कर देता है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर तैनाती, रेगिस्तान की तपती गर्मी, घने जंगल, समुद्र की लहरें या दुश्मन की गोलियों के बीच भारतीय सैनिक हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। लेकिन सेवा पूरी होने के बाद उसी सैनिक की एक नई लड़ाई शुरू होती है, सम्मानजनक रोजगार की लड़ाई। यही कारण है कि भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं और आरक्षण की व्यवस्था बनाई। इस पूरे मामले से क्या सीख मिलती है? यह कहानी केवल एक भर्ती प्रक्रिया की नहीं है, यह कहानी 3 महत्वपूर्ण बातों की है। पहली, सरकारी नीतियां केवल कागज पर नहीं, जमीन पर भी सही तरीके से लागू होनी चाहिए। दूसरी, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक साधन है। जब नागरिक तथ्य और दस्तावेजों के आधार पर सवाल पूछते हैं, व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनती है। तीसरी, लोकतंत्र में संवाद, शिकायत, अपील और न्याय प्रक्रिया यही परिवर्तन का रास्ता है। आज की स्थिति, समय के साथ सरकार ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कई नई पहल की है। ऑनलाइन भर्ती पोर्टल, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार मेले और पुनर्वास योजनाएं लगातार विकसित की जा रही हैं। फिर भी एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी नीति की सफलता उसकी नियमित समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए निगरानी और पारदर्शिता दोनों आवश्यक है। हर नागरिक की जिम्मेदारी, यदि आपको कभी किसी सरकारी प्रक्रिया पर संदेह हो तो अफवाहों पर विश्वास न करें, तथ्य जुटाएं, सरकारी दस्तावेज पढ़ें, आरटीआई का सही उपयोग करें, संबंधित विभाग से जानकारी मांगें और हमेशा संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का सम्मान केवल परेड और तालियों से नहीं होता। उनके सम्मान का सबसे बड़ा तरीका है उनके अधिकारों की रक्षा करना। यदि सरकार को कोई नीति बनाती है तो उसका निष्पक्ष और पारदर्शी पालन होना चाहिए। यदि कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उसे कानून और तथ्यों के आधार पर सुधारना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक, एक आरटीआई और एक सही सवाल कभी कभी पूरे सिस्टम में बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि आपको लगता है कि पूर्व सैनिकों के लिए बनी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन और भी मजबूत होना चाहिए। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।